फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग सीटेट पेपर 2 साइंस के लिए क्लास 6 से लेकर के 8 तक की एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं, जिसमें कि जो आपका क्लास 6 है इसमें हम लोगों ने 7 चैप्टर तक सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आज की इस क्लास में हम लोग 8 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। शरीर में गति चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको अपने एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो इसके पहले की क्लासेज है आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो अभी तक अगर आपने उन सभी क्लासेस को कवर नहीं किया हुआ है तो वहाँ से जाकर के कवर कर सकते हैं। देखिए, इस क्लास का पीडीएफ मैं आप सभी को डेली टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड करती हूँ, ताकि जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखे हैं उनको आप एक बार खुद से रिवीजन भी कर लीजिए। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी फर्स्ट पॉइंट में आप सभी को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस चैप्टर का नाम क्या है? शरीर में गति। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है, हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियाँ निरंतर होती रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे आँखें की पलकें हैं ना, वो अपने आप ही झपकती हैं। इसके अलावा जो हम सांस लेते हैं ना, तो ये सारी जो गतियाँ हैं वे क्या है, अपने आप ही होने वाली गति हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर बता रखा है कि हमारे शरीर में स्वतः यानी कि अपने आप ही जो है गतियाँ जो है निरंतर होती रहती हैं, है ना। फिर आगे है, जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर बता रखा है, अगर मैं हम गाय की बात करूं, ठीक है, तो इसमें जो है गमन में प्रयुक्त होने वाला भाग या फिर अंग कौन सा होता है, तो पैर होता है। और जो है गमन कैसे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, तो चलते हैं। ठीक है, गाय होती है वो चल करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करती है ना। अगर मैं मनुष्य की बात करूँ तो इसमें भी जो गमन होने वाला अंग होता है वो कौन सा होता है, पैर ही होता है। ठीक है, और हम भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस तरीके से गमन करते हैं, चल करके। ठीक है, सांप की अगर मैं बात करूँ तो इनका जो है गमन करने वाला अंग कौन सा होता है, संपूर्ण शरीर होता है। और जो एक स्थान तक दूसरे स्थान तक ये कैसे जाते हैं, गमन करने का तरीका क्या होता है इनका, तो रेंग करके, है ना। इसी तरह जो है आप पक्षी, कीट, मछली के बारे में बता सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ जंतुओं के करने का तरीका, चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना, ठीक है, तैरना, ये सभी हो सकते हैं, है ना। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग। ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें रखी है, आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो इंपॉर्टेंट है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आपको वही चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, फिर आगे है, देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ से, है ना। हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। ठीक है, देखिए जो आपका शरीर है, ठीक है, उसमें आप इस स्थान पे अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा पाएंगे, मोड़ पाएंगे, जहाँ पर क्या होता है, एक हिस्सा जो है जाकर के दूसरे हिस्से से जुड़ा हुआ हो। जैसे कि आपका कंधा हो गया, गर्दन हो गया, है ना। अभी इसके में और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है आगे, इन स्थानों को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं, जोड़ कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी भी प्रकार की गति करना संभव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस वाले इमेज से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ऐसे मान लीजिए अगर आप अपने हाथ को मोड़ना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इस तरीके से मोड़ लेंगे, है ना। यानी कि इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ला करके इस तरीके से अपना हाथ मोड़ लेंगे। ये आप मोड़ क्यों पा रहे हैं, है ना, किस तरीके से मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉइंट है ना, एक संधि है। इसी तरह अगर मैं पैरों की बात करूँ तो अपने पैरों को भी आप मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ पाते हैं अपने पैरों को, कि वहाँ पर भी क्या एक संधि है। तो जहाँ पर भी जोड़ होता है ना, जहाँ पर एक स्थान जो है दूसरे स्थान से आकर के जुड़ता है, वहाँ पर क्या होता है, एक संधि बन जाती है। ठीक है, और वहीं से जो है हम अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव करा पाते हैं, मोड़ पाते हैं, है ना। मान लीजिए किसी का हाथ पैर टूट गया, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग प्लास्टर लगा देते हैं। ठीक है, प्लास्टर लग जाता है ना। मान लीजिए यहीं से हाथ टूटा हुआ है, तो यहाँ पर अगर प्लास्टर लग गया तो क्या आप अपने हाथ को मोड़ पाएंगे, नहीं मोड़ पाते हैं। क्यों, क्योंकि आपका हाथ क्या हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, है ना। जो संधि थी अब वो खत्म हो गई, है ना। यहाँ पर इस इमेज में आपको यही बता रखा है कि जब तक संधि ना हो, जब तक जोड़ ना हो, तब तक जो है हम अपने किसी भी बॉडी पार्ट को मोड़ नहीं पाएंगे। जैसे कि किसी का पैर टूट जाता है तो पूरा प्लास्टर लग जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में वो अपनी सभी गतिविधियों के लिए दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर हो जाता है ना। तो यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो संधि वाला पार्ट होता है वो पूरा स्ट्रेट हो जाता है। ठीक है, कि आपको यहाँ पर इमेज में भी बता रखा है ना। आई होप कि ये पॉइंट आप सभी के यहाँ पर क्लियर होंगे। यानी कि हम जो है उसी स्थान से अपनी बॉडी पार्ट को रोटेट कर पाएंगे, मोड़ पाएंगे, जहाँ पर क्या हो, संधि हो, ठीक है, जोड़ हो, है ना। फिर आगे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर रखा है कि जो शरीर का भाग है, गर्दन की अगर मैं बात करूँ, है ना, तो क्या है, पूर्णतः घूमता है, ठीक है, अंशतः घूम जाता है, यानी कि आंशिक रूप से घूमता है, झुकता है, उठता है, गति बिल्कुल नहीं करता। तो इसके बारे में आपको बताना है, आप सभी जो इसके बारे में बता सकते हैं। फिर आगे है यहाँ पर संधि के बारे में आप लोगों ने समझा। अपनी उंगलियों द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे, हाथ, पैर, उंगलियों एवं पादुंगलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ
कि आपकी उंगलियां किसी कठोर वस्तु को दबा रही हैं। ये कठोर संरचना है अस्थियां। अब देखिए हमारा जो शरीर होता है वो पूरा का पूरा क्या है, अस्थियों का ही ढांचा है, हड्डियों का ही ढांचा होता है, ठीक है। तो जो हमारा चेहरा होता है या फिर जो हमारी गर्दन होती है, जो हमारी नाक होती है, इसमें भी क्या होती है, हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। जब आप इनको टच करेंगे ना तो आपको जो है कठोर संरचना का अनुभव होगा, है ना। तो ये क्या है, आपकी अस्थियाँ होती हैं, सिंपल सी बात है ना। जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं। हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती, वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। देखिए जो चेहरे में आपकी अस्थियां, इसको आप थोड़ी ना मोड़ सकते हैं, ठीक है। बट हम अस्थियों को अगर मोड़ नहीं सकते तो हम जो कलाई की अस्थि है इसको कैसे मोड़ पा रहे हैं, क्यों मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक संधि है, एक जोड़ है, ठीक है। क्योंकि हमारा जो हाथ है या फिर जो उंगलियां हैं, है ना, ये एक ही अस्थि से नहीं बनी हुई है, इसमें जो है कई प्रकार की अस्थियां करके जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी उंगलियों को मोड़ पा रहे हैं, है ना, अपनी कलाई को मोड़ पा रहे हैं, है ना। इसके अलावा जो हमारा हाथ है ना, जो हमारा घुटना है उसको हम मोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर क्या है, जोड़ है, एक संधि है, ठीक है। तो इसको आपने समझा यहाँ पर। फिर आगे देखते हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर में प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते जहां ये अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियां एवं विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती है। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, कि हमारे शरीर में क्या होती है, अनेक प्रकार की संधियां होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ ही जगह पर संधियां, नहीं, संधि जो है आपकी उंगलियों में भी है ना, यहाँ तक कि आपकी जो कोहनी होती है वहाँ पर भी है, ठीक है, जो आपका गर्दन है वहाँ पर भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर भी हम अपने बॉडी पार्ट्स को रोटेट कर पा रहे हैं, घुमा पा रहे हैं, वहाँ पर क्या है, संधि है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर समझा। अब देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, कंदुक खलिका संधि, ठीक है। संधि के बारे में आप लोगों ने समझा जहाँ पर जोड़ हो, ठीक है। फिर क्या है, कंदुक खलिका संधि, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्रियाकलाप आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। यहाँ पर देखते हैं, एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या है, आपका कंदुक खलिका संधि है। जैसे कि मान लीजिए जो आपका पूरे के पूरे जो हाथ होता है, जो कंधा वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पर क्या है, कंदुक खलिका संधि होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, क्योंकि ये वाला जो पार्ट होता है ना, इसमें क्या होता है, बॉल जैसा आकर के पूरा धंसा होता है, तभी तो अपने जो हाथ होता है उसको पूरा रोटेट कर पाते हैं। क्यों रोटेट कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है बॉल जैसा आकर के लगा हुआ होता है, ठीक है। फिर ये आपका क्या हो गया, हाथ हो गया, ये क्या है, इसका नाम कंदुक खलिका संधि, ठीक है। इसी तरह जो आपका पैर होता है, ठीक है, वहाँ पर भी क्या होती है, कंदुक खलिका संधि होती है। यहाँ पर बता भी रखा है कंदुक खलिका संधि, ठीक है, श्रेणी अस्थि जहाँ पर ये जुड़ती है, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया, आपका पूरा का पूरा बॉल की तरह हो गया, और यहाँ पर ये जो है आपका पैर आकर के जो जांग है उसकी अस्थि लगी हुई है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि जांग में कौन सी जो है संधि होती है, या फिर जो हमारी भुजाएं होती हैं उसमें कौन सी संधि होती है, तो कंदुक खलिका संधि होती है। सिर्फ इतना ही आपसे पूछेगा। और इसमें क्या होता है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरी रूपी गुहिका में धंसा है, तो वो कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है, कंदुक खलिका संधि है, ठीक है। सिर्फ ये पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। और एक चीज़ और भी, ये क्या होती है, सभी दिशाओं में जो है गति प्रदान करती है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, मैंने हाईलाइट कर ही रखा है ना। फिर आगे देखते हैं, धुराग्ध संधि, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्ध संधि है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि कौन सी होती है, तो आप क्या बताएंगे, धुराग्ध संधि, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से किस प्रकार भिन्न है जिसमें कंदुक खलिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप से घुमा सकते हैं। धुराग्ध संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। जैसे कि जो आपका छल्ला होता है उसमें क्या करते हैं, इस तरीके से कभी कभी आपने अपने हाथ में लेकर के छल्ले को घुमाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो धुराग्ध संधि है वो आपको बताया गया है। जो बेलनाकार अस्थि होती है ये एक प्रकार के छल्ले में क्या होती है, घूमती है। जो आपका खोपड़ी उसको एक छल्ले का मतलब बता रखा है यहाँ पर एनसीईआरटी में। तो आप याद रखेंगे, जो गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि होती है वो क्या होती है, आपकी धुराग्ध संधि होती है, ठीक है। जिस वजह से हम अपनी गर्दन को क्या कर पाते हैं, दाएँ बाएँ आगे पीछे रोटेट कर पाते हैं, ठीक है, मोड़ पाते हैं। बट जो आपका गर्दन है आप इसको पूरा वृत्ताकार नहीं घुमा सकते, ठीक है। वृत्ताकार हम कब घुमा पा रहे थे, जब बॉल जैसा लगा रहा था ना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो था कंदुक खलिका संधि में, है ना। जो आपका हाथ है उसको आप गोल गोल घुमा सकते हैं, बट अपनी गर्दन को पूरा गोल गोल रोटेट नहीं कर सकते, वृत्ताकार नहीं घुमा सकते, ठीक है। यहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका संधि हो गया, ठीक है। इसके बारे में आप लोगों ने समझा। आगे देखते हैं हिंज संधि। हिंज संधि बहुत ही सिंपल सा है। जैसे कि आप लोगों ने जब कभी भी दरवाजे के
कब्जे देखे होंगे, जो आपका दरवाज़ा होता है वो क्या होता है, या तो आगे की तरफ खुलता है या तो पीछे की तरफ खुलता है ना। तो वही क्या होता है, आपका हिंज होता है, हिंज संधि होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पर समझिए। हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है जिसमें केवल आगे या पीछे एक ही दिशा में गति होती है। देखिए जो आपकी यहाँ पर जो कोहनी होती है, ठीक है, या तो आप इसको आगे की तरफ खोल सकते हैं या तो पीछे की तरफ खोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक ही दिशा में गति होने देता है। ठीक है, जैसे कि आपका जो है घुटनों के जो संधि है ना, उसमें भी क्या हो गया, आपका हिंज संधि हो गई है ना। जो आपकी कोहनी है उसमें भी कौन सी संधि है, आपकी हिंज संधि है, जो कि सिर्फ एक ही दिशा में खुलती है, या तो आगे या तो पीछे। ठीक है, तो इसके बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर है अचल संधि। हमारे शरीर की अस्थियों के बीच कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न है जिनकी चर्चा हमने अब तक की। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती, ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। तो जो संधि आपकी हिल नहीं सकती, इसका नाम ही अचल। ठीक है, यानी कि ये चल नहीं सकती, हिल नहीं सकती। ठीक है, जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए, क्या आप इसे गति दे पाएंगे। ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य क्या होती है, अचल संधि होती है। यानी जो हमारा जबड़ा मुंह वाला पार्ट होता है ना, जो उसमें जबड़ा होता है, ठीक है, क्या आप इसको हिला पाएंगे, नहीं हिला पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी अचल संधि। इतना ध्यान रखिएगा, जो ऊपरी जबड़े होते हैं एवं कपाल के मध्य में क्या होती है आपकी अचल संधि होती है। यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। फिर आगे देखते हैं। हमारे शरीर की सभी अस्थियाँ ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को क्या कहते हैं, कंकाल कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि हमारे शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करना, एक ढांचे का निर्माण करना, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको क्या कहेंगे, कंकाल कहेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं, है ना। बाहर से भले सब जो अलग अलग दिखाई देते हो, बट अंदर से सबका स्ट्रक्चर क्या ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्या है, आपका मानव कंकाल है ना। क्या करता है, हमारे शरीर को एक आकृति प्रदान करता है। ठीक है, एक स्वरूप प्रदान करता है, एक ढांचा जो है प्रदान करता है ना, मानव कंकाल। फिर आगे देखते हैं। अपनी उंगलियों को मोड़िए, क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं। आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर फिंगर के बारे में बता रखा है, जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उसमें जो है कितनी अस्थियां हैं, इसके बारे में पूछ रखा है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर गिन सकते हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है, जिन्हें क्या कहते हैं, कॉर्पेल कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कि जो आपकी कलाई है वो लचीली क्यों होती है, तो आप बताएंगे कि ये जो है अनेक छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉर्पेल कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। फिर आगे है, जितनी पसलियों वृक्ष की अस्थियां को आप गिन सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है इमेज में, ये आपका क्या है, पसली पिंजर है ना। पूछा कि जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, क्या आप इनको गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बता रखा है कि जो है आप किस तरीके से इनको गिन पाएंगे। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए, अपने वृक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियाँ वृक्ष की अस्थियाँ जो है उभरी हैं, क्या आप उनको गिन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में बता रखा है, जैसे कि जब आप सांस जो है अंदर की तरफ खींचेंगे, ठीक है, तो जो आपकी पसलियाँ होती हैं वो क्या होती है, उभर करके सामने आ जाती हैं, है ना। कि पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई ये वृक्ष की अस्थियाँ एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की संरचना करते हैं। देखिए ये आपका क्या है, मेरुदंड होता है ना, इसी से जुड़ करके क्या हो रही है, एक बक्से की तरह जो है यहाँ पर संरचना बना रही है। ठीक है, वृक्ष के दोनों तरफ 12-12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे कि आपका हार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछिए कि जो है वृक्ष के दोनों तरफ जो है कितनी पसलियाँ होती हैं, तो 12 पसलियाँ होती हैं। ठीक है, इधर भी 12 और इधर भी 12। ठीक है, फिर आगे आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या रखा है, अनुभव की गई। जैसे कि मान लीजिए जब भी कभी आप जो है अपने गर्दन से लेकर के जब पीठ तक नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक उभरी हुई संरचना दिखाई देगी, जिसे क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो मेरुदंड होता है ये आपकी छोटी छोटी अनेक अस्थियों से मिलकर के बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं। तो अगर आपसे पूछे कशेरुका किसे कहते हैं, ठीक है, तो जो मेरुदंड है जो छोटी छोटी अस्थियों से मिलकर के बना हुआ है उसको क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं। ठीक है, मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना है। तो अगर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछे कि जो मेरुदंड होता है वो कितनी कशेरुकाओं का बना होता है, तो आप क्या बताएंगे, 33। ठीक है, पसली पिंजर भी वृक्ष क्षेत्र के इन अस्थियों से जुड़ा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों ने इमेज में देखा था जो पसली पिंजर था ये आपका इसी मेरुदंड से आकर के जुड़ा था, जो कि आपका ये 33 जो है छोटी कशेरुकाओं का बना है। ठीक है, तो ये आपका मेरुदंड है और इसी से क्या आपका
पसली पिंजर जो है जोड़ करके एक बक्से की संरचना ऐसा बना रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अपने मित्र को खड़े होकर हाथों से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाने का प्रयास करे। क्या आपको उसके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। देखिए, जब भी आप किसी जो है दीवार को है ना धक्का देते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, आपके कंधे के पास में अस्थियां उभर जाती हैं। ठीक है, इन अस्थियों को क्या कहते हैं? कंधे की अस्थियां कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर समझा, आपने ये एक्टिविटी करके भी देखी होगी। श्रोणि अस्थियां यह बक्से के समान एक ऐसी संरचना बनाती हैं जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं। यह कुल्हे वाला हिस्सा होता है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि किसके सहारे आप बैठते हैं तो श्रोणि अस्थियों के सहारे। ठीक है, ये आपका क्या होता है? कुल्हे वाला हिस्सा होता है। ठीक है, जो कि आपके अमाशय के नीचे जितने भी आपके बॉडी पार्ट्स होते हैं, जितने भी अंग होते हैं, उनकी क्या करता है? रक्षा करता है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर आगे देखते हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे के जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग है। मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। तो अगर आपसे पूछे कि जो खोपड़ी है उसका कार्य क्या होता है, तो ये क्या करती है? मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं मानव खोपड़ी। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो हड्डियाँ जितने कठोर नहीं होती हैं और जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ हड्डियाँ होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती, सॉफ्ट होती है। जैसे कि जो आपके कान में होता है ना स्टेपिस, ठीक है, जो कि सबसे छोटी हड्डी होती है ना, उसे क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। जितनी भी आपकी जो सॉफ्ट हड्डी है जिसको आप मोड़ सकते हो, वो क्या हो गई? आपकी उपास्थि हो गई, है ना। आपकी कान की हड्डी हो गई। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी नोज़ होती है, ठीक है, इसमें भी क्या होती है? आपकी उपास्थि होती है, जो कि बहुत कठोर नहीं होती। ठीक है, और जिसे आप मोड़ सकते हैं वो क्या होती है? आपकी उपास्थि होती है। ठीक है, कार्टिलेज होती है। आप अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सकता है? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। ठीक है, बट इसमें भी क्या होती है? आपकी अस्थि होती है जिसे उपास्थि कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके यहाँ के मतलब कान का इमेज देकर के आपको बता रखा है कि इसमें क्या आपकी उपास्थि है, जो कि बहुत ज़्यादा कठोर नहीं होती है और इसको हम क्या कर सकते हैं? मोड़ सकते हैं। तो इतना ही पूछेगा आपसे। शरीर की संधियों में भी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। देखिए, जो आपके शरीर में जो जॉइंट होते हैं, जो संधियाँ होती हैं, उसमें भी क्या होती हैं? आपकी उपास्थियाँ पाई जाती हैं। मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे जो मानव कंकाल होता है किससे मिलकर के बना हुआ है, तो आप क्या बताएंगे? जो मानव कंकाल होता है ये अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के बना है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के क्या बनता है? आपका मानव कंकाल बनता है। ठीक है, क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है कि मानव कंकाल किस चीज़ से बना हुआ है, या फिर ये भी कह सकता है कि अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर के क्या बनता है? तो मानव कंकाल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से किसी बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ठीक है, क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छू कर देखिए, क्या आपको कुछ उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। देखिए, जब भी आप क्या करते हैं, यहाँ पर अपने फिंगर से अपने कंधे को छूने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? जो आपकी पेशियाँ थी वो क्या हो गई? संकुचित हो गई, उनकी लंबाई में कमी हो गई। ठीक है, तो ये जो उभर करके संरचना जो सामने आई आपको, इसको क्या कहते हैं? पेशी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने ये चीज़ें करके भी देखी होंगी, है ना। इस तरीके से जो आपकी जो पेशियाँ पूरी की पूरी फैली हुई हैं। ठीक है, बट जैसे ही आपकी जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया? जब अपने हाथ को मोड़ दिया तो आपकी लंबाई में कमी हुई, तो जो आपकी पेशियाँ हैं वो उभर करके यहाँ पर सामने आ गई। ठीक है, तो ये क्या है? आपका पेशी होती है, मसल्स होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बता रखा है। फिर आगे है, चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इसी प्रकार का संकुचन देखते हैं, यानी कि सिकुड़ता रहता है फिर फैलता रहता है। जैसे कि यहाँ पर संकुचित होने का मतलब क्या है? सिकुड़ना और फैलना, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये क्या हो गया? आपका सिकुड़ गया। ठीक है, मतलब आपने हाथ को मोड़ लिया और ये क्या हो गया? आपका पूरा फैल हो गया, है ना, फैल गया। ठीक है, तो जब भी आप दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उसमें भी क्या होता है? आपका संकुचन होता है। ठीक है, यानी कि सिकुड़ता और फैलता रहता है। ठीक है, संकुचन की इस अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थियों को खींचती है। ठीक है, तो जो पेशियां होती हैं उनका काम क्या होता है? अस्थियों को खींचने का काम होता है,
किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उसी दिशा में खिंच जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। युगल की दूसरी पेशी स्थिर लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब स्थिर पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब स्थिर हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। ठीक है, ये सारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से जो है कार्य करना होता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इतना ही ध्यान रखिएगा कि अगर एक अस्थि को जो गति प्रदान करना है तो वहाँ पर दो पेशियों का संयुक्त रूप से होना जरूरी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं जंतुओं में चाल। ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। केचुआ उसकी चाल कैसी होती है। ठीक है, केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे सिरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बना प्रतीत होता है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इनमें जो है पेशियां होती हैं। पेशियों के बारे में आप लोगों ने समझा। ठीक है, तो देखिए जो केचुआ होता है इसमें क्या होता है, अस्थियां नहीं होती, हड्डियां नहीं होती। ठीक है, इनमें क्या होती है, पेशियां होती हैं। इनके शरीर के घटने और बढ़ने से सहायता करती है। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्चिम भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्र भाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्र भाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्चिम भाग को स्वतंत्र रख देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्चिम भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ता है। केचुआ इसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर केचुए की इमेज देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको अनेक जैसे छल्ले से देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होती है, आपकी अस्थियां नहीं होती। अब ये क्या करता है, जो इसका अग्र वाला भाग होता है ना, इसको जमीन पे क्या करता है, जकड़ करके रखता है। ठीक है, और फिर पीछे वाले भाग को जो है इस तरीके से अपना गति प्रदान करता है। यानी कि आप लोगों ने केचुए को चलते हुए देखा भी होगा किस तरीके से जो है अपना गति करता है। तो जो है केचुआ किस तरीके से गति करता है, अपनी पेशियों के द्वारा, क्योंकि इसमें जो है हड्डियां नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने यहाँ पर समझा। ठीक है, केचुए की गति जो है किस तरीके से होती है। इसमें देखिए इसका जो शरीर होता है इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है, इस वजह से क्या कर पाता है, ये जो है जमीन पे अपनी एक पकड़ भी बना पाता है। ठीक है, फिर आगे की तरफ जो है अपनी मसल्स को खींचता है, यानी कि पेशियों को खींचता है ना। फिर आगे है, इनके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूख बार जैसी आकृति होती है। ये सूख पेशियों से जुड़े हुए हैं। ये सूख मिट्टी से उनकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। ठीक है, ये छोटे छोटे जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, ये क्या होते हैं, आपके सूख होते हैं। ठीक है, जो कि इनको क्या करते हैं, जमीन से जो है जकड़े रहने में मदद करते हैं, है ना, जमीन पे अपनी पकड़ बनाने में मदद करते हैं। केचुए वास्तव में अपने रास्ते में आने वाले मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है। केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए आपसे क्या पूछता है, जो केचुए का जो मल होता है, ठीक है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जो कि उसने बाहर निकाला, ये मिट्टी के लिए किस तरीके से लाभदायक होते हैं, है ना, या फिर ये जो है क्या करते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में कई बार कि केचुए द्वारा निकाला गया मल जो है उसका क्या लाभ होता है, तो ये क्या करता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लाइन मेंशन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है, यानी जो मल होता है, केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, जिससे पौधे को फायदा होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी तो उसमें जो पौधे की ग्रोथ है वो भी अच्छा होती है ना। तो ये आपने समझा। उसके बाद में घोंगा, है ना, घोंगे के बारे में आपको क्या बता रखा है, किसी बगीचे में एक घोंगे का अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर एक गोल संरचना देखी है, अभी आप यहाँ पर इमेज में देख पाएंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका घोंगा है। ठीक है, इसकी पीठ पे क्या होता है, ये गोल संरचना होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए इसके बारे में बता रखा है, इसे क्या कहते हैं, कवच कहते हैं। जो ये गोल संरचना है इसी को क्या कहते हैं, कवच कह रहे हैं। ठीक है, जो कि इसकी क्या करता है, रक्षा करता है ना। और यह घोंगे का बाह्य कंकाल है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे घोंगे का बाह्य कंकाल क्या होता है, जो उसके शरीर पे कवच होता है, जो गोल संरचना होती है वही क्या होती है, घोंगे की बाह्य कंकाल होती है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि जो घोंगे के शरीर पे जो बाह्य कंकाल होता है, ठीक है, या फिर जो है जो कवच होता है ना, क्या इसमें अस्थियाँ होती हैं, नहीं, इसमें अस्थियाँ नहीं होती हैं। यह कवच एकल एकक होता है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये कवच क्या होता है, एकल एकक होता है
और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूरा का पूरा लाइन ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो घोंघा होता है उसके शरीर पर जो कवच होता है जो कि उसकी सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ना ही उसको चलने में मदद करता है। ये क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, ना ही ये अस्थियों का बना होता है। ठीक है, तो आप पूछेंगे कि आखिर ये होता क्यों है, तो ये जो है घोंघे को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, की रक्षा के लिए होता है। यह घोंघे के साथ खिंचता जाता है, यानी जो घोंघा होता है जब वो चलता है तो इसके साथ में जो ये बाह्य संरचना जो बाह्य कंकाल होता है ये भी आपका खिंचता चला जाता है। ठीक है, आप सभी को पता ही है। मोटी संरचना इसका पाद पैर जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। ठीक है, पाद पैर की लचरदार गति दिखाई देती है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो ये मोटी सी संरचना आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, ये क्या होता है आपका जो घोंघा होता है उसका क्या होता है, पैर होता है। ठीक है, और इसी से क्या करता है, ये गति करता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, लचरदार, यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है घोंघा होता है ना। तो इसके बारे में आप लोगों ने यहाँ पर समझा। फिर आगे देखते हैं कॉकरोच, जिसे हम लोग तिलचट्टा के नाम से भी जानते हैं। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में उड़ता है। यानी जो कॉकरोच होता है वो क्या करता है, जमीन पर भी चलता है, ठीक है, हवा में भी उड़ता है और दीवार पर भी चढ़ता है। इनमें जो है 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछिए कि तिलचट्टे में कितने पैर होते हैं, ठीक है, कितने जोड़ी पैर होते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी के जो बुक में मेंशन है कि 3 जोड़ी जो है तिलचट्टे में पैर होते हैं। ठीक है, जो चलने में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और बाह्य कंकाल विभिन्न एककों की परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण गति संभव हो पाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट था। आप लोगों ने तिलचट्टे के बारे में यहाँ पर समझा। ठीक है, फिर यहाँ पर और दे रखा है वृक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होते हैं, ये वृक्ष से 2 जोड़ी यहाँ पर पंख निकले होते हैं। ठीक है, और इनमें क्या होता है, मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था 3 जोड़ी पैर होता है। ये एक तो ये वाला हो गया पैर, ठीक है, दूसरा ये वाला हो गया और ये हो गया। ठीक है, तो 3 जोड़ी क्या होते हैं, इसमें पैर होते हैं। ठीक है, टोटल है ना, अगर जोड़े में पूछे तो 3 जोड़े। ठीक है, फिर आगे है, देखिए जो आगे वाला पैर होता है, अगले पैर सकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख पाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको छोटा करती हूँ। तो जो अगले पैर है ये क्या है, सकरे, और पीछे वाले जो पैर वो क्या है, बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियाँ होती हैं। पैर की पेशियाँ उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वृक्ष की पेशियाँ तिलचट्टे के उड़ने में सहायता करती हैं, उनके पैरों को गति देती हैं। तो देखिए जो वृक्ष की पेशियाँ होती हैं क्या करती हैं, तिलचट्टे को उड़ने में सहायता करती हैं। ठीक है, और जो पैर की पेशियाँ होती हैं उसको चलने में सहायता करती हैं। ठीक है, इसके बाद में है, अगर हम पक्षियों की यहाँ पर बात करें, पक्षी हवा में उड़ते तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते भी हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी जो अस्थियाँ होती है उसमें क्या होता है, वायु, ठीक है, प्रकोष्ठ होते हैं। तो अगर आपसे पूछे पक्षियों की अस्थियों में क्या होते हैं, तो वायु प्रकोष्ठ होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके कारण उनकी अस्थियाँ क्या होती हैं, हल्की परंतु मजबूत होती हैं। ठीक है, तो यही कारण होता है कि जो पक्षियों की हड्डियाँ होती हैं वो हल्की होती हैं और क्या होती हैं, मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियों चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होते हैं। अग्रपाद की अस्थियाँ रूपांतरित होकर पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियाँ मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियाँ उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। ठीक है, देखिए जो अग्र पार्ट, ठीक है, जो आगे वाले पंछियों के पैर होते हैं वो क्या होते हैं, रूपांतरित होकर के पंख में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इसके बारे में आपको यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में बता रखा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग मछली के बारे में। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, मछली का सिर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखी कहलाती है। तो अगर आपसे पूछे कि धारा रेखी आकृति कौन सी होती है, तो उसमें क्या होता है, साइड में क्या होता है, बहुत ही पतला सा होता है और बीच में मोटा होता है। आप लोगों ने मछली को देखा होगा। ठीक है, तो उसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, धारा रेखी होती है। ठीक है, इसकी विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है। तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्र भाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ जो है विपरीत दिशा में जाती है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में देख पा रहे होंगे। ठीक है, जो शरीर का सिर वाला भाग है वो इधर घूम जा रहा है। ठीक है, पूंछ जो है विपरीत दिशा में जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मछली तैरती है। शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसकी पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती है और पूंछ के पंख इस कार्य में इसकी सहायता करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो मछली होती है इसके क्या होते हैं, पूंछ में
पंख लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जो कि इसको तैरने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है, ये वाला पार्ट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। फिर आगे है, ठीक है, सांप जो है किस तरीके से चलते हैं। इसके पहले यहाँ पर मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण करने में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अतिरिक्त यानी कि फ्लिपर पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो गोताखोर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैरों में फ्लिपर पहनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, ताकि उनको तैरने में हेल्प मिल सके, ठीक है। और जो मछलियाँ होती हैं, ठीक है, उनमें इस तरीके से पहले से ही स्ट्रक्चर बने होते हैं ताकि उनको तैरने में हेल्प मिले, ठीक है। फिर आगे है, सर्प कैसे चलते हैं। सर्प का जो मेरुदंड होता है वो क्या होता है, लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं, वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों ना हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियां एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलय से मुड़ा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सर्प का शरीर होता है क्या होता है, अनेक वलय से मुड़ा होता है, ठीक है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय बनाता है और प्रत्येक वलय आगे की ओर धकेल देता है। इस कारण जो है सर्प, ठीक है, बहुत तेजी से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। कभी आपने जो है सर्प को स्ट्रेट चलते हुए नहीं देखा होगा, ठीक है। ये क्या करता है, एक वलय बनाता है, ठीक है, इस तरीके से। ये क्या हो गया, आपका एक वलय बन गया, ठीक है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे, ये वलय बन गया आपका, ठीक है, और ये वलय बन गया, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वलय बन रहा है ना। तो यहाँ पर जो ये वलय है ये क्या करता है, जो सर्प होता है उसके शरीर को आगे की तरफ धकेलता है और जो है इसको चलने में सहायता करता है, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि यहाँ पर आगे प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक ग्रेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि जो प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो ग्रेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है। और उसमें उन्होंने क्या बताया, स्वयं अपने आप से अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं, यह विशेष अंग उन जंतुओं की विशेष गति में किस प्रकार सहायक है, विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं विभिन्नताएं, विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंग की आवश्यकता होती है, मनुष्य के 2 पैर तथा गाय और भैंस के 4 पैर क्यों होते हैं, बहुत से जंतु समपादी होते हैं, क्यों हमारे पैर के मुड़ने का ढंग जो है हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों होता है। इतने अधिक प्रश्न संभवतः अपने क्रियाकलाप द्वारा हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया, हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर खोजने हैं, ठीक है। तो इसके बाद में आपकी एनसीईआरटी के बुक में कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखा है, जो आपकी न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है। बेहतर जीवन के लिए योग, ठीक है। इसमें क्या बता रखा है, योग प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया। आप सभी को पता है कि 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग व्यक्ति को स्वस्थ रखता है, यह मेरुदंड को सीधा रखने में मदद करता है, ठीक है, जिससे आप जो है सीधे बैठ पाते हैं, झुक कर नहीं। योग की कई मुद्राएं ऐसी हैं जिसमें आप स्वयं का वजन उठाते हैं, जिससे अस्थियां मजबूत होती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती हैं, ठीक है। यह जोड़ों के दर्द को कम करती है और अधिकतर बुजुर्ग लोगों में देखा जाता है कि इससे शरीर की सभी मांसपेशियां सक्रिय रहती हैं। इससे हृदय भी जो है स्वस्थ रहता है, जिससे वह अधिक दक्षता से कार्य करता है। कुछ योग आसन ऐसे हैं जिसे एक प्रशिक्षित व्यक्ति की देखरेख में ही किया जाना चाहिए। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, योग जो है प्राचीन भारतीय परंपरा का एक अमूल्य उपहार है, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ही लाइन आपका जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़िएगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ आपको बता रखी है योग के बारे में, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, तो ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर देखिए ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, मेरुदंड हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कंदुक खलिका संधि पढ़ा, सुख हम लोगों ने पढ़ा, उपास्थि पढ़ा, गुहिका पढ़ा, अचल संधि, जंतुओं की चाल, हिंज संधि, पेशी, बाह्य कंकाल, सोड़ी अस्थियां, दुराग्ध संधि, पसली पिंजर, कंधे की अस्थियां, कंकाल, धारा रेखी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर पूरा डिटेल में डिस्कस किया। अब ये आपका इस चैप्टर का सारांश पढ़ लेते हैं, उसके बाद में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अस्थि एवं उपास्थि मानव कंकाल बनाते हैं, यह शरीर का पिंजर बनाता है और इसे एक आकृति भी देता है। कंकाल चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यहाँ से देखिए आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जो कंकाल है वो क्या करता है, तो हमारे आंतरिक अंगों की जो है सुरक्षा करता है और चलने में सहायक है, ठीक है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियाँ, वृक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि, मिंकला तथा हाथ एवं पाँव की अस्थियों से बनता है। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने और फैलने से अस्थियाँ जो है गति करती हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ देर पहले, ठीक है। अस्थियों को संधियाँ अनेक प्रकार की होती हैं, यह उस संधि की प्रकृति एवं गति की दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। पक्षियों की दृढ़ पेशियाँ तथा हल्की अस्थियाँ मिलकर उन्हें उड़ने में सहायता करती हैं। ये पंखों को
फड़फड़ाकर उड़ते हैं। मछली शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाकर जल में तैरती है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। सर्प अपने शरीर के दोनों ओर एकांतर क्रम में वलय बनाते हुए भूमि पर वलयाकार गति करता हुआ आगे की ओर फिसलता है। बहुत सारी अस्थियां उसमें जुड़ी पेशियां शरीर की को जो है आगे की ओर क्या करती है, धक्का देती है। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तिलचट्टे का शरीर एवं पैर कठोर आवरण से ढके होते हैं जो बाह्य कंकाल बनाता है। वृक्ष की पेशियां 3 जोड़ी पैरों एवं 2 जोड़ी पंखों से जुड़ी हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, जो तिलचट्टे को चलने एवं उड़ने में सहायता करती हैं। केंचुए में गति शरीर की पेशियों के बारी बारी से विस्तरण एवं संकुचन से होती है, जैसा कि आप लोगों ने देखा था। इस तरीके से कुछ केंचुआ आपका चलता है ना। शरीर की अध सतह पर सूख केंचुओं को भूमि पर पकड़ बनाने में सहायक है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भूमि पर पकड़ बनाने में केंचुओं को क्या सहायता करता है, तो सूख। ठीक है, घोंघा पेशीपात की सहायता से चलता है। ठीक है, क्योंकि जो आपका जो स्ट्रक्चर था ना, ये जो घोड़े का बाहरी आवरण था, बाह्य कंकाल था, वो उसको चलने में हेल्प नहीं कर रहा था। ठीक है, सिर्फ उसकी सुरक्षा कर रहा था। ठीक है, इस तरीके से क्लास 6 का जो है आपका 8 चैप्टर कंप्लीट होता है। फिर आगे की क्लास में हम लोग 9 चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आप लोग साथ में यहाँ पर डिस्कस कर दिया। बाकी ये सारे क्वेश्चन आप जो है खुद से कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और यहाँ पर नेक्स्ट क्लासेस आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो आगे क्लासेस उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।